नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करते हुए टेस्ट सीरीज देख रहे थे और ये जो हम लोग टेस्ट कवर कर रहे हैं ये आपका विजन आईए से देख रहे हैं। इसका टेस्ट नंबर 1 हम लोग देख रहे थे और ये जो टेस्ट है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था सिलेबस वगैरह जो लोग पहले से टेस्ट देख रहे हैं उनको पता ही हो गया होगा। बाकी मैं बोला था कि आप सिलेबस जो है पैरेलली प्रिपेयर करते रहें और साथ साथ टेस्ट देते रहें और ये टेस्ट बिल्कुल हम लोग अलग तरीके से देख रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि टेस्ट नंबर 1 जो है आपका ये हम लोग अभी तक इसका 4 पार्ट कवर कर चुके हैं। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। आज इसका हम लोग पार्ट 5 देखने वाले हैं। अब पार्ट वाइज देखने का तात्पर्य क्या है, चूंकि आपके प्रीलिम्स एग्जाम में काफ़ी अभी टाइम है, लेकिन अभी से ही आप यदि प्रीलिम्स मोड में रहते हैं तो अच्छी बात है और ऐसे में टेस्ट सीरीज लगाना तो बहुत बेहतर बात है। और टेस्ट को अलग कैसे हम लोग देख रहे हैं, तो बिल्कुल एक टेस्ट में केवल यहाँ पे हम लोग 10 प्रश्न कवर कर रहे हैं, लेकिन इसको जो है हम लोग 360 डिग्री अप्रोच रख के कवर कर रहे हैं। यानी इस प्रश्न के अलावा जो है इन जो है प्रश्नों से और क्या क्या प्रश्न बनाए जा सकते हैं, सारे तथ्यों को कवर कर रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि बिल्कुल हम लोग डिटेल में जो है डिस्कशन कर रहे हैं। अब ऐसे में टाइम तो लग ही जाता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कम से कम टाइम में आपको जो है प्रोवाइड करूँ। फिर भी जो है एवरेज अगर देखेंगे तो 1 घंटा यहाँ पे लग ही जाता है, लेकिन 10 प्रश्न तो यहाँ से हम लोग कवर करते हैं। लेकिन इसके अलावा एटलीस्ट इसे 10 टाइम्स अधिक, यानी मैक्सिमम अगर देखेंगे, मिनिमम की मैं बात करूँ तो कम से कम 100 प्रश्न तो हम लोग कवर करते ही हैं। तो बिल्कुल इस नज़रिए से आप देखिएगा, जो भी मैं तथ्य बताता हूँ इस प्रश्न के अलावा बिल्कुल उसको भी माइंड में जो है स्टोर करते हुए आगे बढ़िएगा। बिल्कुल एकाग्रता के साथ देखिएगा। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जो है मेरे साथ पैरेलली जो है टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, बाकी पॉलिटी वगैरह के रिवीजन के लिए जो है ये कभी थोड़े दिन पहले रिवीजन का एक वीडियो बना था, आप जाकर वो देख सकते हैं। लाइव क्लास को किया गया था, 2 पार्ट में वीडियो आपको अपलोड है। इसके पैरेलल में यहाँ पे बीपीएससी के लिए हम लोग टेस्ट देख रहे हैं। बीपीएससी 69 से जो रिलेटेड है वो जाके देखें। ठीक है, और इसके अलावा जो है यूपी जो है पीएससी आरओ के लिए, ठीक है, तो उसके लिए भी यहाँ पे जो है काम पैरेलली किया जा रहा है। देखिए बीपीएससी 69 और यूपीपीएससी आरओ के लिए यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम की बात की गई है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फॉर्म अवेलेबल है और बिल्कुल अब आपका आखिरी ही डेट होगा, 1 या 2 दिन बाद जो है वो फॉर्म आपके लिए क्लोज होगा। तो जो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई कर दे जल्द से जल्द। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम उम्मीद और आशा आप लोग से यही कर रहे होंगे, आसान्वित हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से प्रश्नों को देख रहे होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसके अलावा आपका कोई यदि फीडबैक होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग 40 नंबर प्रश्न तक देख लिए हैं। जो लोग भी पहले से देख लिए हैं आप लोग क्या करेंगे, एक बार वीडियो को जरूर रिपीट कर लेंगे। और ठीक है, जिनको स्लो लग रहा होगा यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है 1.25, 1.5, 1.75, तो ऐसे में जो है आप स्पीड करके भी इसको देख सकते हैं यदि आपको ये स्लो लग रहा है तो। ठीक है, चलिए इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पे है, आप जाके जो है वहाँ पे ज्वाइन करके और पीडीएफ वगैरह या इस चैनल से रिलेटेड जो भी कुछ भी कंटेंट होता है वहाँ पे अपलोड किया जाता है, तो वो भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बीपीएससी 69 और जो आरओ का जो मेंटरशिप प्रोग्राम का फॉर्म है मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो लोग जो है फॉर्म को जल्द से जल्द फिल कर देंगे। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पहला है कि जो संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 2 कथन दिया गया, इसमें पूछा गया कौन सा आपको सही है। देखिए पहला क्या दिखा है, जब भी जो है संविधान सभा की बैठक विधायी निकाय के रूप में होती थी, तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। दूसरा है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को 1947 में अपनाया था। इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। चलिए तो आसान सा प्रश्न है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट तो आप लोगों को पता होगा क्लियरली क्या है, ये गलत है। ठीक है, संविधान सभा जो है आपको राष्ट्रीय गान की अगर बात करें, इसको कब अपनाया गया था, 1950 में। कब अपनाया गया था, 24 जो है आपको जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ऐसे में स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था, ठीक है, इसको जो है 24 जनवरी 1950 को। अच्छा, यहाँ पे जो है राष्ट्रीय गीत ही पूछा है, गान नहीं पूछा है। गीत और गान में तो अंतर होता है, आप सभी को पता ही है। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत को भी 24 जनवरी आपको 1950 को। वैसे में तो स्टेटमेंट गलत ही है। पहला स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल ही गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टर्म पे आपको ध्यान देना है। देखिए क्या दिया है, चलिए जूम कर देते हैं थोड़ा आप लोग को अच्छे से दिखे।
जब भी संविधान सभा की जो है बैठक की विधायी निकाय, यहाँ पे टर्म क्या यूज किया है, विधायी निकाय, विधायी निकाय के रूप में होती है, तो इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जो है करते थे। वैसे में गलत हो गया, ठीक है। चलिए देखिए, संविधान सभा की अगर बैठक की बात करें तो सबसे पहली बैठक आप सभी को पता ही होगा कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, पहली बैठक हुई थी। और 13 दिसंबर 1946 को आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव लेके आया गया था। तो 9 दिसंबर आपको 1946 को पहली बैठक, 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। खैर, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव तो 1947 में ही आ गया था, 1946 में 13 दिसंबर को, लेकिन ये इसको पूर्ण रूप से जो है स्वीकृत कब किया गया, ये किया गया आपको 22 जनवरी जो है 1947 को, ठीक है। खैर, बहुत सारा प्रोसीजर होता है, चलिए इतनी बातें तो याद रहेंगी। अब देखिए यहाँ पे जो पूछा था आपको, तो जो संविधान सभा का बैठक हो रहा था, ठीक है, तो जब जब जो है संविधान सभा के रूप में बैठक हो रहा था, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब बैठक जो है विधायिका को लेके हो रहा था, ठीक है, जब बैठक विधायिका को लेके हो रहा था तब कौन कर रहे थे, आपको जीबी मावलंकर, नाम सुने ही होंगे आप लोग। जीबी जो है ये मावलंकर जो है इसकी क्या करते थे, अध्यक्षता करते थे। कब, जब विधायी निकाय के रूप में होता था। तो ऐसे में तो दोनों स्टेटमेंट ही गलत हो गया, और ऐसे में आप लोग आंसर तो करेंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, इतनी सारे फैक्ट आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, और देखेंगे आपको तो हमारे संविधान के निर्माण में जो है सामान्य कानून को लागू करने के लिए संविधान सभा के द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए। इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से सुन लेंगे, कुछ फैक्ट हो सकता है आपके काम में आ जाए। जैसे आपसे बोला जाए कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया आपको 22 जो है जुलाई आपका 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। और ऑलरेडी हम बता दिए हैं राष्ट्रीय गान वगैरह को, गीत वगैरह को 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। अच्छा, इतनी बात तो याद रहेगी। चलिए, बाकी संविधान बनने में कितना टाइम लगा था सभी को पता ही होगा, 2 साल 11 महीना, ठीक है, और 18 दिन। टोटल इसमें 11 बैठकें हुई थी। कितनी बैठक हुई, 11 बैठकें हुई, ठीक है। अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। इतना बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए, बाकी सारी फैक्ट आप सभी को याद है। पहले बैठक में जो अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। दूसरे में अस्थायी अध्यक्ष बने थे आपको राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NCST के बारे में आपको बताना है। 2 स्टेटमेंट दिए गए, बताना है यहाँ पे कौन सा आपको सही है, ठीक है। देखिए, इस आयोग के सदस्य की सेवा शर्तें और कार्यकाल जो है संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। मूल संविधान में जो है अनुसूचित जनजाति के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान नहीं है, ठीक है। आंसर करें आप लोग। देखिए, यहाँ पे ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये तो आपको क्या है, सही है। अगर मूल रूप से संविधान में देखें तो कोई अनुसूचित जनजाति आयोग जो है नहीं था, ठीक है, बाद में ऐड किया गया था। अभी हम बात करते हैं इसके ऊपर, तो ऐसे में जो है ये बिल्कुल ही सही हो गया। इस जो अनुसूचित जनजाति आयोग है इसकी सेवा शर्तों और कार्यकाल के लिए संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्या लिखा है, संसद के द्वारा। देखिए, तो ये संसद के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऐसे में ये भी आपका गलत निकल गया। यहाँ पे केवल सही है 2, और ऐसे में आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन 2। क्लियर है। चलिए, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, बात किसकी हो रही है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की, ठीक है। कहानी है कब की, 1990 की। 1990 में जो है आपका 65वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा, 65वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, और इसी के द्वारा आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। क्लियर है। तो 65वां संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की आपको स्थापना की गई।
संविधान का देखेंगे आर्टिकल 338, ठीक है। अनुच्छेद 338 के द्वारा जो है इस आयोग की स्थापना और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संविधान के अन्य विधियों के अंतर्गत संरक्षण का उद्देश्य जो है इसमें दिया गया। इतना सारा फैक्ट याद रखेंगे। तो ऐसे में आप सभी को पता ही चल गया होगा कि पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट जो है सही क्यों है। मूल संविधान में नहीं था, ये कब ऐड हो रहा है, 1990 में 65वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। क्लियर है। देखिए, अनुसूचित जो जनजाति हैं उनके हितों को अधिक प्रभावी ढंग से रक्षा करने के लिए प्रस्ताव रखा गया था, उनके हितों का रक्षा हो सके, ठीक है। बाद में आगे चल के जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को भी क्या कर दिया गया था, विभाजित कर दिया गया था, ठीक है। अब ये सब काम कब हुआ था, पहले तो एक ही था आपको, फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जो है क्या कर दिया गया था, अलग अलग कर दिया गया था। और ये बात कब की है, 2003 में आपका 89 नंबर का जो है संविधान संशोधन हुआ और इसके द्वारा जो है अनुच्छेद 338 में संशोधन करके, 338 जो पहले से था इसमें संशोधन करके एक नया अनुच्छेद आ गया 338A, ठीक है। चलिए, इतनी बात जो है आप याद रखेंगे। अब बात है, चूंकि अभी 2003 की हम बात किए थे, तो 2004 में देखेंगे तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है अस्तित्व में आ गया, ठीक है। क्लियर है। 2004 में आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आ गया। और अब इसमें पूछा जा सकता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसमें जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होता है इसमें एक अध्यक्ष होता है, ठीक है। ऐसे तो जनरली एक ही अध्यक्ष होते हैं किसी भी आयोग में, एक उपाध्यक्ष, ठीक है, प्लस 3 अन्य सदस्य होते हैं, यानी टोटल जो है यहाँ पे 5 मेंबर होते हैं। ये भी बात थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रपति जो है के द्वारा उसके हस्ताक्षर और जो है मुहर के आदेश द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि इनका जो भी सेवा शर्त है, कार्यकाल है, ये सब किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ना कि संसद के द्वारा, ठीक है। तो ऐसे में आपका पहला स्टेटमेंट गलत था। क्लियर है, ठीक है। अब जो भी आयोग है ये अपना कार्य विधि विनियमन का इसको शक्ति प्राप्त है, अपने स्तर पे कार्य करती है, ठीक है। कुछ कुछ इसको शक्तियाँ दी गई है। देखिए, आयोग जो है किसी भी मामले की जांच करते समय, किसी शिकायत की जांच करते समय एक सिविल न्यायालय की भी सभी शक्तियाँ इसको प्राप्त होती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। यानी कहने का तात्पर्य क्या हुआ, भारत के किसी भी हिस्से में किसी भी व्यक्ति को अगर समन करना है और हाजिर कराना है, शपथ पर उसकी जांच कराना, ये इसका काम हो गया। किसी दस्तावेज की खोज और पेश कराने की अपेक्षा करना, शपथ पत्रों का साक्ष्य ग्रहण करना, कोई अन्य मामला जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित हो, गवाह और दस्तावेजों की जांच के लिए क्षमता जारी करना, ये सब चीज़ें हैं, ठीक। तो इतना बात याद रखने। अब देखिए, आगे प्रश्न में भी आपसे पूछा जा सकता था कि बताइए, एक स्टेटमेंट यहाँ पे देता कि राष्ट्रीय जो है अनुसूचित जनजाति आयोग का अस्तित्व कब आया। लिखता इसमें स्टेटमेंट में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का जो है अस्तित्व 2004 में आया। दूसरा देता कि इसमें जो है आपको एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। दोनों स्टेटमेंट उसमें भी सही हो जाता, ठीक है। तो बिल्कुल प्रश्नों को ऐसे देखना है, ठीक। इस सारा जो है फैक्ट कवर हो जाए। निम्नलिखित में से कौन से किसी बैंक को भारत में घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक के रूप में नामित करता है। देखिए, जो भी भारत में बैंक है उनको DSIB के रूप में नामित करना, यानी घरेलू बैंकों में सबसे महत्वपूर्ण बैंक है, ये कौन काम करता है, ये पूछा गया। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, चूँकि भारत के लिए पूछा गया है तो आप लोग आंसर तो इसका अभी तक कर ही लिए होंगे। आंसर इसका क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। देखिए, घरेलू स्तर पर अगर देखें तो महत्वपूर्ण बैंक का अर्थ यही होता है कि जो बैंकिंग सिस्टम है, जो बैंक है, वो आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, और इसका विफल होने का संभावना काफ़ी कम है। और वैसे बैंकों को कौन लिस्टिंग करने का काम करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। अब इसका कुछ कंडीशन क्राइटेरिया होता है कि किसको जो है DSIB के कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है। यानी जो है आपका घरेलू जो है प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक की श्रेणी में किसको रखा जाएगा। देखिए, इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक जो है कुछ बैंकों को जो है ये कैटेगरी में रखने का काम करती है। जैसे बैंकों का आकार देखती है, इसमें अंतर क्षेत्रीय जो है गतिविधियां देखती है, समझता और प्रतिस्थापन की कमी देखती है, साथ साथ जो है अंतर संबद्धता के कारण जो है प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे को यहाँ पे साथ साथ सबसे बड़ी बात
बैंक की संपत्ति जो है सकल घरेलू उत्पाद के जीडीपी का अगर 2% से अधिक है, बैंक का उत्पाद यदि सकल घरेलू उत्पाद का, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, बैंक की संपत्ति जो है सकल घरेलू उत्पाद के 2% से अगर अधिक होगा तो ऐसे में इसको इस कैटेगरी में हम लोग घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, इतना बात याद रखेंगे। तो ये जो DSIB की बार बार बात कर रहे हैं, ये रिजर्व बैंक के द्वारा ही नामित किया जाता है और आपसे यही पूछा गया है कौन इसका नामित करता है। इसकी शुरुआत जो है इस प्रणाली की कब हुई थी भारत में? 2015 में हुई थी। ठीक है, ये जो है आपको 2015 में इसका शुरुआत किया गया था। इतना फैक्ट सारा आप याद रखेंगे। और अभी जो है अगर पूछा जाए तो DSIB के अंतर्गत जो है आपका कौन कौन बैंक जो है भारत में लिस्टिंग में है, ये भी बात थोड़ा सा एक नज़र में याद ध्यान रखेंगे। एक आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पहला स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। एक दूसरा आपको ICIC, ठीक है, HDFC। इसको जो है 2023 तक भारत में घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों को जारी रखा गया है। इन सब बैंकों को इस लिस्ट में रखा गया। बाकी इतना सारा फैक्ट आपके लिए काफ़ी है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का हिस्सा है? 3 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, आंसर करें। देखिए, किसी राज्य के बाहर ना निकल जाने का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, मौन रहने का अधिकार, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क का अधिकार। नीचे दिए गए कूट का जो है प्रयोग करके आपको सही उत्तर बताना है। देखिए, इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? पहला यहाँ बन जाएगा किसी राज्य के जो है बाहर ना निकल जाने का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार। इसके बाद आपका यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क का अधिकार। मौन रहने का स्वतंत्रता इसमें इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे में 1 2 4 ऑप्शन सी में दिख रहा है। चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आखिर ये प्रश्न पूछना क्या चाह रहा था? यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा अधिकार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का हिस्सा है। ठीक है, आर्टिकल 21, इसके बारे में हम लोग पहले बात किए थे अनुच्छेद 21 में। इसमें क्या बताया गया है कि विधि के द्वारा आपका स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार से किसी व्यक्ति को उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बात स्पष्ट रूप से बोला गया है। यानी अधिकार ये है कि भारत के नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है। ये अधिकार आर्टिकल 21 वाला, ठीक है, भारत और विदेशी दोनों को प्राप्त है। क्लियर है? यानी किसी भी अन्य प्रकार से किसी व्यक्ति को उसके जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अब उच्चतम न्यायालय के पास एक केस गया था, मेनका गांधी वाला मामला। ठीक है, और इसके बाद जो है अन्य मामले भी बहुत सारे इसमें स्थापित किए गए और आर्टिकल जो 21 है इसी के अंतर्गत कुछ मामला को इसमें रख दिया गया। जैसे आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है क्या क्या और शामिल कर दिया गया। मेनका जो है गांधी के बाद जो मेनका गांधी थी उनका मामला जब गया, विदेश जाने वाली जो बात थी, जब प्रतिबंध लगाया गया था, उसी समय ये जो है बातें आई। तो उसमें देखिए क्या क्या। पहला था मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है सभी को, पहला बात। दूसरा, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है। इसके अंतर्गत प्रदूषण रहित जल हो, वायु का अधिकार और हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा शामिल। जीवन रक्षा का अधिकार, ठीक है। तीसरा, निजता का अधिकार रखा गया। चौथा, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार है। 14 वर्ष की आयु तक जो है निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है। निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार भी रखा गया था। साथ साथ एकांत कारावास में बंद होने के विरुद्ध भी अधिकार आपको रखा गया था। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध का अधिकार, त्वरित सुनाई का अधिकार, ये सब बातें थी। विलंबित फांसी के विरुद्ध अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार था। ठीक है, ऐसे में हम लोग को ऑप्शन यहाँ पे दिख ही रहा था, विदेश यात्रा करने का अधिकार। और ये बिल्कुल विदेश यात्रा करने का अधिकार जो है आपका, ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण के अंतर्गत इसको भी शामिल कर लिया गया। इसके बाद जो है बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध का अधिकार है। हिरासत में शोषण के विरुद्ध का अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, सरकारी अस्पतालों के समय उचित इलाज का अधिकार है। ठीक है, किसी राज्य से बाहर न निकल जाने का अधिकार। ठीक है, किसी को भी किसी राज्य से बाहर न निकल जाने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। ठीक है, इसके अलावा कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार। ठीक है, महिलाओं के साथ जो आदर और सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार और सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध भी अधिकार। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क का अधिकार, जो आपको विकल्प नंबर 4 में दिया था।
सूचना का अधिकार है, प्रतिष्ठा का अधिकार है। अब देखिए ऑप्शन में तो ये सभी पूछा जा सकता था जो अभी मैं आपको नाम ले रहा हूँ। परिवार पेंशन का अधिकार हो गया, दोष सिद्धि वाले न्यायालय आदेश का अपीलीय अधिकार हो गया, बार कोर्ट्स के विरुद्ध अधिकार हो गया, जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार हो गया, शयन का अधिकार, ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति का भी अधिकार है, सतत विकास का अधिकार है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब जो है आर्टिकल 21 के दायरे में आ जाएगा। इसके अलावा एक बात और कर लेते हैं थोड़ा सा, हम लोग देखे थे पिछले लेक्चर में आर्टिकल 19(1) का ए, ये आपको क्या बोलता है। ठीक है, 19 में हम लोग देखे थे 6 राइट्स के बारे में। इसमें एक जो है, इसमें क्या बोला गया है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, व्यक्ति को जो है यानी प्रत्येक नागरिक को मौखिक रूप से या लेखन के माध्यम से या मुद्रण के माध्यम से, चित्र या किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से अपने विचार, अपनी राय, अपना विश्वास और धारणा व्यक्त करने का अधिकार है, आर्टिकल 19(a) में लिखा गया है। यानी उच्चतम न्यायालय ने माना है कि वाक और अभिव्यक्ति की जो है स्वतंत्रता के लिए कुछ चीज़ शामिल है, जैसे अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, साथ साथ प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, व्यवहारिक विज्ञापन की स्वतंत्रता दी गई है, और मौन रहने की भी स्वतंत्रता है। और मौन रहने की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत आ जाएगा? अनुच्छेद 19(1) का ए, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही मौन रहने का। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा था मौन रहने का स्वतंत्रता, तो ऐसे में इसके अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन यही प्रश्न सेम बनाया जाता है कि वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन निहित है, तो ऐसे में आपका केवल ऑप्शन 3 सही होता है यहाँ पे। क्लियर है? तो वाक और अभिव्यक्ति के अंतर्गत ये भी है कि आप मौन रह सकते हैं। ठीक है, प्रेस की भी स्वतंत्रता है, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का भी अधिकार आपको लेने का स्वतंत्रता है, किसी राजनीतिक दल या संगठन के द्वारा आह्वान किए गए बंद के विरुद्ध का अधिकार है, ये सब चीज़ें हैं। प्रसारण का अधिकार है, सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं है, व्यवसायिक विज्ञापन का अधिकार है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, अखबार में अगर आपको फ्री जो है सेंसरशिप लगाने के खिलाफ का अधिकार है, ये सब चीज़ें हैं। ये सब चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, बस ये प्रश्न चेंज किया जाता, ऑप्शन यहाँ पे दूसरा बन जाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी बस मैं जैसे आपको बता दिया हूँ कि एक आध दिन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा, बाकी आगे चल के हम लोग कंटिन्यू जो है काम कंटिन्यू रखेंगे। बाकी कुछ समस्याएं हैं अभी। ठीक है, देखिए शिक्षा का अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, इसमें पूछा गया कौन सा सही है। पहला देखिए, शिक्षा का अधिकार जो है अधिनियम पारित होने के बाद जोड़ा गया आरटीई को। 86वें जो है संशोधन से पहले संविधान में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की कोई प्रावधान जो है नहीं था। फिर दिया है, इसमें शामिल है कि राज्य 6 वर्ष की आयु पूरी कर लेने तक सभी बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। लास्ट ऑप्शन है, यह प्रावधान जो है केवल प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है, उस शिक्षा को नहीं बनाता है। ठीक है, तो शिक्षा के संबंधित बातें थी यहाँ पे, और यहाँ पे आपको क्या बताना है कौन सा सही है। तो ऐसे में देखिए यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट सही दिख रहा है, स्टेटमेंट नंबर 4। यह प्रावधान जो किया गया है ये केवल और केवल प्राथमिक शिक्षा के लिए है, यानी प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है, उस शिक्षा के लिए बात नहीं कही गई है। ये तो सही है, बाकी सारा कुछ यहाँ पे गलत है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। देखिए बात किसकी हो रही है यहाँ पे? शिक्षा के अधिकार की, आर्टिकल 21(a). ठीक है, इसमें क्या घोषणा किया गया कि राज्य जो है 6 से 14 वर्ष के, कितने 6 से आपको 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ठीक है, यानी इसका निर्धारण राज्य करेगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या होना चाहिए? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, ये प्रावधान केवल प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार को बताता है। ठीक है, उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के लिए बात जो है नहीं कही गई थी। तो ऐसे में आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा कि केवल ये प्रारंभिक के लिए है, उच्च के लिए नहीं है। क्लियर है इतना बात? ठीक है, अब देखिए एक संविधान संशोधन किया गया था, आप सभी को पता है। उस संविधान संशोधन कब किया गया था? ये आपका 2002 में। ठीक है, और ये संविधान संशोधन था 86वें नंबर का, और ये 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में, इसमें क्या बुलाया गया? संशोधन कर दिया गया और बोला गया कि संशोधन देश में करके और बोला गया कि सर्व शिक्षा के लक्ष्य में एक मील का पत्थर साबित हुआ है, और सरकार जो है इस कदम के माध्यम से नागरिकों को अधिकार के मामले में द्वितीय क्रांति की तरह इसको उठाया है, ये इसमें कहा गया था। ठीक है, आप देखेंगे तो इससे पहले जब ये बातें नहीं हुई थी तब भी आपका भाग 4
भाग 4 में अनुच्छेद 45, ठीक है, इसमें जो है बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान का बात किया गया था। तो ये शिक्षा का अधिकार आने से पहले ही जो है ये बात किया गया था कि बच्चों के लिए अनिवार्य और आपको निःशुल्क शिक्षा का, कब? भाग 4 अनुच्छेद 45 में। तो ऐसे में आपका बी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। यहाँ पे क्या लिखा था? जो 86वां आपका संविधान संशोधन है, इसके पहले जो है बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। बिल्कुल प्रावधान था। कहाँ प्रावधान था? अनुच्छेद आपको 45 में। ठीक है, चलिए ये बात ध्यान रखेंगे। खैर, ये सब जो भी प्रावधान दिए गए हैं, ये निदेशक तत्व होने के कारण ये न्यायालय में तो आप इसके लिए नहीं जा सकते हैं। ठीक है, न्यायिक हस्तक्षेप का गुंजाइश बट है, लेकिन न्यायालय में जो है इसके लिए आप अपनी बात जो है पूरी गहनता के साथ नहीं रह सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसमें जो स्टेटमेंट 3 लिखा गया था, देखिए इसमें शामिल जो है राज्य 6 वर्ष की आयु को पूरी करने बच्चों को शिक्षा प्रदान का प्रयास करेगा। तो ऐसा जो है जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो है नीति निदेशक तत्व में रखा गया। ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा जो है कर चुके हैं। चलिए, साथ ही साथ ऑप्शन ए भी यहाँ पे गलत था। ऑप्शन ए में देखिए क्या लिखा गया है कि इसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत पारित के तहत जोड़ा गया। देखिए अनुच्छेद 21 में देखेंगे तो संसद जो है बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, आरटी अधिनियम जो है 2009 अधिनियमित इसमें किया गया। और यहाँ पे जो है ये बोल रहा है कि अधिनियम पारित होने के बाद जोड़ा गया। ठीक है, तो ऐसे में भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ठीक है, चलिए ये हम लोग देख लिए। अगला देखते हैं। यह दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है, जिसे हाल ही में पुनः विस्फोट हो गया। यह दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ के पास अवस्थित है। जो उपयुक्त जो एक कथन कहा गया है, 21 ज्वालामुखी के बारे में कहा गया, ये आपसे पूछा गया है। देखिए तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन ए माउंट किलाउ। ठीक है, माउंट किलाउ जो है हवाई द्वीप पे स्थित है। किलाउ नामक ज्वालामुखी है और इसमें पुनः विस्फोट देखने को मिला। ठीक है, ये जो आपका बात करें किलाउ की ज्वालामुखी का, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी में आता है। मैं ऑलरेडी बता दी हूँ, सक्रिय ज्वालामुखी किसको बोलते हैं? जहाँ उद्गार जो है कुछ कुछ समय पर निरंतर निकलते रहते हैं। तो शील्ड ज्वालामुखी को कम से अंता वाले मैग्मा का उद्गार होता है इसमें। ठीक है, ये सब बात आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो कुछ ऑप्शन और यहाँ पे दिया गया है। जैसे देखिए माउंट जो है स्ट्रोम्बोली, इसके बारे में थोड़ा सा सुन ले। ठीक है, माउंट स्ट्रोम्बोली ये कहाँ पे है? ये जो है इटली के 4 सक्रिय ज्वालामुखी से भी एक है। कौन? तो ये इटली का है, पहली बात याद रखेंगे। और ये भी क्या है? सक्रिय ही है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे माउंट जो है विसुवियस है। माउंट विसुवियस की अगर बात करेंगे तो इटली के जो है आपको कैंपेनिया के नेल्सन की खाड़ी में एक स्थित है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। और एक है माउंट एटना। ठीक है, माउंट एटना या इसको एटना भी बोलते हैं। ये जो है मैसीना और कैटोनिया शहर के बीच जो है, कैटोनिया के जो है आपके मेट्रोपॉलिटन सिटी में, इटली में पूर्वी तट पे स्थित है। ठीक, चलिए तो बस इतना बात याद रखेंगे। अगला देखिए, आज लेक्चर थोड़ा हो सकता है आपका जल्दी समाप्त हो जाए, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक, फिर भी आपके लिए काम करना है, ब्रेक आपका ना हो जाए, इसलिए कहें थोड़ा काम कर ही लेते हैं आप सभी के लिए। देखिए अनुच्छेद 352 के तहत अब तक की गई राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 352 के बारे में हम लोग पढ़े थे, 352, 356 और 360। ठीक है, 352 किसका? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के बारे में बताता है। तो आप लोग आंसर इसका कर लेंगे। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा अब तक 2 बार की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल की पहली उद्घोषणा नॉर्थ जो है ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा में चीनी आक्रमण के कारण अक्टूबर 1962 में की गई थी। और अगला है आपको राष्ट्रीय आपातकाल की दूसरी जो है उद्घोषणा 1975 में हुई थी। यहाँ बताना है कौन सही है। ठीक, देखिए यहाँ पे जो है स्टेटमेंट नंबर आपका 2 बिल्कुल ही सही है कि राष्ट्रीय आपात की जो है पहली उद्घोषणा कब हुई थी? आपको नेफा में जो है चीनी आक्रमण के कारण 1962 में की गई थी। चलिए अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए ऑलरेडी हम राष्ट्रीय आपात के ऊपर बहुत अच्छे से बात किए हैं कि राष्ट्रीय आपात क्यों लगाया जाता है। ठीक है, किस किस कंडीशन में आंतरिक जो है, आप एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। यदि आंतरिक सशस्त्र विद्रोह होता है तो ऐसे में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा या नहीं।
ठीक है, चलिए चूंकि बात कर लेते हैं अभी राष्ट्रीय आपात की। ऑलरेडी हम लोग जानकारी इसके बारे में ले लिए हैं। अभी तक भारत में 3 बार लगा है। पहली बार 1962 में, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में। ठीक है, 3 ही बार अभी तक लगा है। वैसे में पहला स्टेटमेंट में आपको क्या लिखा था कि अब तक 2 बार लगा है, तो ये तो गलत हो गया, 3 बार लगा है। ठीक, चलिए, और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि आपातकाल का पहला उद्घोषणा जो है अक्टूबर 1962 में ही हुआ था। ठीक है, वर्तमान में ये जो नेफा वाली बात करें, अरुणाचल प्रदेश में जो है आपको चीनी आक्रमण के कारण यहाँ पे किया गया था, और ये 1968 तक जो है लगा रहा था वहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। देखिए 1971 में लिखा है दूसरा, जबकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे राष्ट्रीय आपात का दूसरा 1975 में लिखा है, जबकि दूसरा अभी हम लोग देखें कब हुआ है, 1971 में। तो ऐसे में आपका तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। जब पाकिस्तान आक्रमण कर दिया था भारत पे, तो ऐसे में जो है आपातकाल लगाया गया था। ठीक, और ये 1975 तक प्रभावी रहा था। तीसरा जो है आपको 1975 में लगा था राष्ट्रीय आपात, और ये जो 1975 में लगा था ये 1977 तक जारी रहा था। ठीक है, ये सब चीज़ें थी। पहला 2 का तो वजह सही बताया गया था, मतलब जो हमारे संविधान में लिखा गया है 1962 और 1971 वाला, इसका वजह क्या था, बाह्य आक्रमण। लेकिन जो ये 1975 वाला है, ये किस बेसिस पे लगाया गया था। ठीक है, तो ये जो है तीसरा आपको उद्घोषणा आंतरिक उपद्रव के आधार पे लगाया गया था। ठीक है, बाकी इसके बारे में आप सभी जानते ही होंगे। ठीक है, इमरजेंसी किन के समय में लगा था, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तीसरा नंबर वाला इमरजेंसी जो है किन के समय लगाया गया था। ठीक है, चलिए 47 हो गया, और आंसर तो क्लियर होगा, केवल 2 है यहाँ पे। 48 देखते हैं। देखिए पूछा गया है कि वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण पर आधारित वार्षिक रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 हाल ही में किस संस्था के द्वारा जारी किया गया। बहुत आसान सा प्रश्न है कि जो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 का है, किसके द्वारा जारी किया गया आपका, तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये रिपोर्ट किसके द्वारा, आपको वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। ये रिपोर्ट का 5 श्रेणी होता है। आर्थिक होता है, पर्यावरण, भू राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी, सारा चीज इसमें विद्यमान होता है। और इन सब को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, किसी ऐसी घटना या स्थिति जिसके होने से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद, जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, इनके महत्वपूर्ण अनुपात पे जो है नकारात्मक अगर पड़ता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वैश्विक जोखिम। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 5 श्रेणी, आर्थिक, पर्यावरण, भू राजनीतिक, सामाजिक, तकनीकी, इन सेक्टरों में विद्यमान अगर कोई जोखिम है और उसके वजह से कोई ऐसा घटना घटित हो जाता है जिससे वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद या जनसंख्या या प्राकृतिक संसाधन जो है इसके अनुपात पर नकारात्मक अगर इफेक्ट पड़ता है और इसी की अगर संभावना बनती है, तो इसको हम लोग वैश्विक जोखिम जो है बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे तो आपको 5 जो है जोखिम आता है। एक डिजिटल असमानता आता है, बस ध्यान से सुन लेंगे, एक बार याद हो जाएगा। ठीक है, डिजिटल असमानता आता है। संसाधनों के लिए भू राजनीतिक प्रतियोगिता की बात आती है। जीवन यापन की जो है लागत संबंधित संकट होता है। ऋण संकट होता है। प्राकृतिक आपदाएं होती है। लघु और मध्यम अवधि में चरम मौसम की घटनाएं, ये सब चीजें इसमें आती है। ठीक है, और अभी जो कोविड-19 चला था, उसके बाद यूक्रेन युद्ध, ठीक है, तो इनके कारण से भी आपको आर्थिक प्रभाव के कारण से मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है, मौद्रिक नीतियों में तेजी आई है। ठीक है, विकास दर वगैरह कम हुआ है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। प्रस्तावना में जो निहित शब्द है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। गणतंत्र शब्द जर्मन के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना में न्याय के आदर्शों को सोवियत संघ से अपनाया गया। ठीक है, ये तो बिल्कुल ये बात सही है। ठीक है, प्रस्तावना इन उद्देश्य की बात कर रहे हैं। हम भारत को लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, आप सभी पढ़े ही होंगे। तो इसमें अगर देखेंगे तो उद्देश्य में जो मौलिक कर्तव्य की बात किया जाए, प्रस्तावना में जो न्याय के आदर्श की बात की जाए, तो ये सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ये बिल्कुल क्या है, आपको सही है। किस तरह के न्याय की बात की गई है यहाँ पे, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये सोवियत यूएसएसआर के जो वर्तमान रूस है उसी से लिया गया था।
बाकी पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल बी। ठीक है। प्रस्तावना में गणतंत्र या स्वतंत्र या समानता या बंधुता, ये जो है फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है, ना कि जर्मन से। ठीक है, चलिए क्लियर है। बाकी सब कुछ पता ही है आपको, प्रस्तावना में देखेंगे तो एक बार संशोधन किया गया, आप सभी को पता है। ठीक है, उसके अलावा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की जाती है नागरिकों के लिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की जाती है, प्रतिष्ठा और अवसर की जो है समानता प्राप्त करने की बात की जाती है। इन सब में जो है व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए ये सब यहाँ पे बात किया जाता है प्रस्तावना में। ठीक है। निम्नलिखित निकाय संस्थानों में किसकी लेखा परीक्षण पूर्णतः प्रत्यक्षतः नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कैग के बारे में आप सब पढ़े होंगे। ठीक, यहाँ पे पूछा है कि कौन सा संस्था या संगठन है जो लेखा परीक्षण पूर्णतः और प्रत्यक्षतः नियंत्रण और महालेखा परीक्षण कैग के द्वारा ही किया जाता है। पूर्णतः वर्ड यूज किया है। ठीक है, पूर्णतः या प्रत्यक्षतः। भारतीय रिजर्व बैंक है, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, भारतीय जीवन बीमा, भारतीय स्टेट बैंक। इसमें आपको सही आंसर बताना है। यहाँ पे तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, यहाँ पे ऑप्शन जो है केवल 2, यही सही होगा। ठीक है, यहाँ पे बात की हो रही है कैग की भूमिका की बात हो रही है। ठीक है, कैग की भूमिका की अगर बात करेंगे, सार्वजनिक निगम के साथ उनका संबंध जो है 3 श्रेणियों में आता है। कैग का इसमें आता है 3 श्रेणियों में आता है। तो ऐसे में आप देखेंगे तो कुछ निगम ऐसे हैं जो आपको लेखा परीक्षण पूर्णतः जो है प्रत्यक्षतः कैग द्वारा किया जाता है, जैसे दामोदर घाटी निगम हो गया, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग हो गया। ये जो है पूर्णतः जो है इनके द्वारा किया जाता है कुछ निगमों का। तो दूसरा इस ऐसे विकल्प आपका सही हो गया है। ठीक है, बाकी भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय जीवन बीमा और भारतीय स्टेट बैंक, ये इसके अंतर्गत जो है सही नहीं माने जाएंगे। ठीक है, पूरी तरह से जो है निजी लेखा परीक्षण पे निर्भर होते हैं। दूसरे शब्द में अगर बोला जाए तो देखिए, कुछ लेखा परीक्षण ऐसे होते हैं विशेष रूप से जो निजी पेशेवर लेखा परीक्षण द्वारा किया जाता है। कैग की भूमिका कोई नहीं होती है, यानी कैग यहाँ पे जो है अपना वार्षिक रिपोर्ट लेखा का सीधे जो है संसद में प्रस्तुत करता है। जैसे भारतीय जीवन बीमा हो गया, रिजर्व बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया, खाद्य निगम हो गया, इन सब में शामिल है। ये पूर्णतः प्रत्यक्षता जो है शामिल नहीं होता है, ऐसे में इसको शामिल नहीं किया गया। ठीक है, चलिए तो 50 क्वेश्चन पे हम लोग पहुँच गए, फिनिश किए। ठीक है, थोड़ा समय आज कम दिया गया, बट ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लिए। आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। आप लोग लेक्चर को अधिक से अधिक जो है शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, अभी तो शुरुआत है, बस अभी थोड़ा सा हम यहाँ पे स्लो हैं। आगे चल के हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन एक दिन में टारगेट करेंगे सॉल्व करने के लिए। कुछ प्रश्न आप सभी को भी देंगे बनाने के लिए। आप सभी बना के जो है टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम जो नंबर दिया गया है उस पर सेंड करेंगे। साथ ही साथ जो NCERT एक बैच है, अगर जो लोग भी चाहते हैं मेंस आंसर राइटिंग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना, तो वहाँ पे जो है RS शर्मा से 10 लेक्चर टोटल अभी तक डल चुका है। प्रत्येक लेक्चर के अंत में आपको कुछ प्रश्न लिखने के लिए दिया जाता है, उसको लिख के और नंबर ऑलरेडी आपको दिया गया है, वहाँ पे क्या करेंगे आप सबमिट करेंगे। बाकी BPSC और UPPCS RO के लिए अगर बात करें तो आप लोग जल्द से जल्द जो है फॉर्म जो है फिलअप कर देंगे, क्योंकि प्रोग्राम जो है जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। ठीक है, ये जैसे ही आप फॉर्म फिलअप कर देंगे उसके बाद एक काउंसलिंग सेशन जो है आप सभी के लिए रखा जाएगा। जूम या गूगल मीट पे आपको लिंक जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप सभी ज्वाइन करेंगे, आपसे बात किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो इस प्रोग्राम को हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।